एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां हवा में एक ड्रोन उड़ रहा है और दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सबसे महंगे रडार सिस्टम्स उस आसमान को लगातार स्कैन कर रहे हैं। हाँ, और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल कुछ नहीं। वो ड्रोन पूरी तरह से अदृश्य है, मतलब इनविजिबल है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोई बहुत महंगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है, राइट। बल्कि इसलिए क्योंकि वो हवा में रेडियो वेव्स छोड़ ही नहीं रहा। वो एक पतले से तार से जुड़ा हुआ है, जो सच में हैरान करने वाली बात है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी मुद्दे को समझेंगे। हमारे पास कुछ ज़मीनी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, बीबीसी के स्थानीय लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, और इसके अलावा इजरायली पीएम और आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के आधिकारिक बयान भी हैं। साथ ही लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े भी शामिल हैं। निष्पक्ष रूप से इन स्रोतों को समझना चाहते हैं कि अप्रैल के मध्य में यूएस की मध्यस्थता से जो एक सीज फायर यानी युद्ध विराम की उम्मीद जागी थी, जो शांति वार्ता शुरू हुई थी, हाँ, वो शांति वार्ता, वो अचानक इस अनोखी तकनीक और भारी तबाही के बीच कैसे राख हो गई। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि अप्रैल के मध्य में जिस सीज फायर की उम्मीद की जा रही थी, उसकी बुनियाद ही एक कूटनीतिक बफर बनाने पर टिकी थी। अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच एक परोक्ष यानी एक इनडायरेक्ट समझौता बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि इस पूरे रीजन में एक बड़ा युद्ध न छिड़ जाए। पर अब स्थिति बिल्कुल अलग लग रही है। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट्स एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान कर रही हैं। हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां कूटनीति के, डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सही कहा। और दोनों तरफ से हमलों की रफ्तार एक नए और बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि इजराइल ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। बहुत ज्यादा तेज। अप्रैल के मध्य के बाद से ये सबसे भारी बमबारी वाली रात बताई जा रही है। आईडीएफ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक ही रात में 100 से अधिक हेजबुल्ला इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स और उनके लड़कों को निशाना बनाया, जो कि एक मैसिव स्केल है। हाँ, और यहाँ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देता है। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली? उन्होंने अपनी सेना को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस कार्यवाही में पेडल और तेजी से दबाया जाए, मतलब हमलों की रफ्तार और बढ़ाई जाए। एग्जैक्टली, ताकि सामने वाले को एक क्रशिंग ब्लो यानी एक करारा प्रहार दिया जा सके। और साथ ही उन्होंने एक सिक्योरिटी जोन बनाने की बात भी कही है। सिक्योरिटी जोन, जिसका उद्देश्य नॉर्दर्न इजराइल के समुदायों को बचाना है। ये बेसिकली ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। अगर हम इस सिक्योरिटी जोन वाली रणनीति के थोड़ी और गहराई में जाएं, तो समझ आता है कि यह एक बहुत ही परंपरागत यानी ट्रेडिशनल मिलिट्री सोच है। पुरानी रणनीति। हाँ, इस रणनीति के मुताबिक आपकी ग्राउंड फोर्सेस यानी जमीनी सेना बॉर्डर के आसपास की ऊंची और अहम जगहों पर कब्जा कर लेती है। इसे सैन्य भाषा में डोमिनेंट टेरेन को सिक्योर करना कहते हैं। राइट। 20वीं सदी के युद्धों में यही तरीका अपनाया जाता था। एक फिजिकल बफर बना दिया जाता था ताकि दुश्मन की इन्फेंट्री या उनके टैंक्स आपकी सीमा में प्रवेश ना कर सकें। लेकिन अब युद्ध के नियम तो बदल चुके हैं ना? बिल्कुल बदल चुके हैं। एक पक्ष जब जमीन पर दीवारें ऊंची करता है, तो दूसरा पक्ष आमने सामने लड़ाई करने के बजाय नए रास्ते ढूंढ लेता है। और इसी जगह पर स्रोत हमें उस चौंकाने वाली तकनीक के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। हाँ, अगर इजराइल जमीन पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा है तो जाहिर है दूसरा पक्ष हवा का रास्ता चुनेगा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हिजबुल्ला नॉर्दर्न इजराइल पर लगातार रॉकेट्स और ड्रोन्स दाग रहा है। पर इस बार कुछ अलग है। एग्जैक्टली, इस बार उन्होंने इन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ये तकनीक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चकमा देने में सक्षम बताई जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। अगर ड्रोन हवा में उड़ रहा है तो वो रेडार से आखिर कैसे बच सकता है? इसका जवाब इन ड्रोन्स की बनावट और इनके काम करने के तरीके में छुपा है, जो सच में मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया अध्याय है। अच्छा। आमतौर पर दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम्स, जैसे कि इजराइल का आयरन डोम ले लीजिए, वो आने वाले खतरे को पहचानने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसीज और रेडार सिग्नल्स पर निर्भर करते हैं।
जब कोई आर्म ड्रोन उड़ता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेटर रेडियो सिग्नल्स भेजता है। जो हवा में डिटेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। डिफेंस सिस्टम्स इन्हीं सिग्नल्स को पकड़कर ड्रोन को जैम कर देते हैं या हवा में ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम इन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स की बात करते हैं तो इनका मैकेनिज्म बिल्कुल ही अलग होता है। कैसे? इन ड्रोन्स के पीछे एक बेहद पतला बाल जैसा बारीक कांच का तार बंधा होता है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल। ओह। जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ता है वो इस तार को पीछे छोड़ता जाता है। अगर ड्रोन 10 किलोमीटर उड़ता है तो वो 10 किलोमीटर लंबा तार अपने पीछे फैलाता जाता है। एक सेकेंड, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे इस 5G और वायरलेस जमाने में कोई इंसान लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कर रहा हो। हाँ, बहुत सटीक एनालॉजी दी आपने। मतलब आप सेल टावर्स को हैक कर सकते हैं, वायरलेस सिग्नल्स को जैम कर सकते हैं, लेकिन एक फिजिकल लैंडलाइन को वायरलेसली कैसे काटेंगे? उसके लिए तो आपको फिजिकली उस तार को काटना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और बिल्कुल यही कारण है कि ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स अदृश्य और इनविंसिबल बन जाते हैं। इनका अपने ऑपरेटर से जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सिक्योर फिजिकल तार के जरिए होता है। तो हवा में कोई सिग्नल नहीं होता? कोई सिग्नल नहीं, इसलिए ये हवा में कोई रेडियो वेव्स छोड़ते ही नहीं है। रडार के लिए वहां आसमान में कुछ है ही नहीं। इसे हम सैन्य भाषा में एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी एक ऐसी लड़ाई जहां दोनों पक्ष बराबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब एक तरफ एक ऐसी सेना है जिसके पास अरबों डॉलर के एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स और ट्रेडिशनल ताकत है, और दूसरी तरफ एक ऐसा गुट है जो छोटे, सस्ते लेकिन अत्यधिक प्रभावी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, कुछ डेविड और गोलायत की लड़ाई जैसा। सही समझा आपने। $1 मिलियन की इंटरसेप्टर मिसाइल एक ऐसे सस्ते फाइबर ग्लास ड्रोन को रोकने में नाकाम हो रही है जो सिर्फ एक कांच के तार पर चल रहा है। ये तो एकदम माइंड बॉगलिंग है। और यही वो बिंदु है जहां से हमें समझ आता है कि अप्रैल की शांति वार्ता आखिर टूटी क्यों। जब तकनीक युद्ध का तरीका इस हद तक बदल दे तो जमीन पर सिक्योरिटी जोन बनाने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि खतरा तो हवा से आ रहा है। एग्जैक्टली। अगर आपके घर की दीवार बहुत ऊंची है लेकिन खतरा सीधा छत के रास्ते से आ रहा है और वो भी बिना किसी आवाज और सिग्नल के, तो आपकी वो ऊंची दीवार बिल्कुल बेअसर हो जाती है। ये एक प्रेशर कुकर वाली स्थिति हो गई है जहां यूएस, ईरान, इजराइल शांति वार्ता वाला सेफ्टी वाल्व पूरी तरह से फेल हो रहा है। क्योंकि दोनों ही पक्ष लगातार आंच तेज कर रहे हैं और इसी असुरक्षा की भावना ने उन्हें हमले बढ़ाने पर मजबूर कर दिया, जिसके नतीजे में कूटनीति पूरी तरह ध्वस्त हो गई। लेकिन जब इन तकनीकी और रणनीतिक बयानों के ठीक नीचे देखते हैं ना, तो जमीन पर एक बिल्कुल अलग ही हकीकत सांस ले रही होती है, जो बहुत भयानक है। हाँ, हम रणनीति, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ठंडे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार ये भूल जाते हैं कि इन रणनीतियों की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है? आम नागरिक। स्रोत बताते हैं कि जैसे ही करारा प्रहार वाले इन मिलिट्री ऑपरेशंस की खबर आई, बैरूत के दक्षिणी इलाकों में जिन्हें हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, वहां भारी पैनिक फैल गया। लोग डर गए थे। लोग समझ गए थे कि इन बड़े शब्दों का असली मतलब क्या है। सड़कों पर हजारों परिवार अपनी गाड़ियों में भागते हुए दिखे और इतना लंबा जाम लग गया कि लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में घंटों उन्हीं सड़कों पर फंसे रहे। ये बहुत ही डरावना मंजर होगा। एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहां आम लोगों की जिंदगी अचानक एक आखिरी बचाव की दौड़ में बदल जाए। और सोचने वाली बात यह है कि जो लोग उस दौड़ में शामिल नहीं हो पाए या जहां हमले बिना किसी पूर्व चेतावनी के हुए, वहां की तस्वीर और भी ज्यादा भयानक है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिशियल आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस नई वेव में कम से कम 31 लोगों की जान जा चुकी है। 31 लोग? और इन्हें सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। स्रोत बताते हैं कि अरब सलीम नाम के गांव में एक पति पत्नी अपने ही घर में मौजूद थे जब उनकी मौत एक अचानक हुई स्ट्राइक में हो गई। कौथारियत एल रेज नाम के एक और गांव में भी 2 लोगों की जान चली गई। ये लोग किसी सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं थे, इनके पास कोई हथियार नहीं थे। ये सिर्फ आम नागरिक थे। हाँ, जो इस युद्ध की मानवीय कीमत चुका रहे हैं। और इसी मानवीय कीमत की सबसे दर्दनाक कड़ी हमें मशगरा गांव से मिलती है। स्रोतों के मुताबिक वहां की ओवरनाइट स्ट्राइक्स ने कई घरों को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। मलबे से 11 लोगों के शव निकाले गए, जिनमें एक महिला और 2 बच्चे थे। लेकिन इसी तबाही के बीच से एक ऐसी घटना सामने आई जो सच में दिल दहला देने वाली है। आप मोहम्मद की बात कर रही हैं?
हाँ, 7 साल का एक बच्चा है मोहम्मद। बीबीसी ने उसकी रेस्क्यू का पूरा विवरण दिया है अपनी रिपोर्ट में। आधी रात, चारों तरफ घुप अंधेरा, धूल का गुबार और बचाव कर्मियों को मलबे के एक छोटे से छेद से 2 छोटे-छोटे हाथ बाहर निकलते हुए दिखते हैं। बाप रे। मिट्टी और धूल में सने उस 7 साल के बच्चे को किसी तरह जिंदा निकाला गया। और उसके बाद अस्पताल से मोहम्मद ने जो बयान दिया ना, वो किसी भी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस से ज्यादा भारी है। उसने क्या कहा? उसने बताया, जब मैं जागा मुझे लगा मैं हिल नहीं सकता और मेरे आसपास सिर्फ अंधेरा था। रेस्क्यू करने वालों की आवाजें आ रही थीं, पर उन्हें मुझे निकालने में बहुत वक्त लगा। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और स्रोत बताते हैं कि उस एक हमले ने मोहम्मद के पिता और उसकी 2 बहनों की जान ले ली। ओह नो। एक बच्चा जो रात को अपने परिवार के साथ सोया था, वो अचानक अंधेरे और मलबे के बीच जागता है और उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। एक बात यहाँ बहुत अजीब और चुभने वाली लगती है मुझे। क्या? एक तरफ तो सैन्य ब्रीफिंग्स होती हैं जहाँ ऑपरेशन डीप, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एलिमिनेटिंग टारगेट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। इन शब्दों को जानबूझकर ठंडा, सटीक और तकनीकी रखा जाता है ताकि आम लोगों को उसमें कोई मानवीय पीड़ा नजर ना आए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो अंधेरा है जिसमें मोहम्मद जैसे बच्चे जागते हैं। तो मैं सोच रही थी कि जब बड़े जनरल्स अपनी टेबल्स पर नक्शे बिछाकर क्रशिंग ब्लो की रणनीति बनाते हैं, तो क्या इस कोलैटरल डैमेज को सिर्फ एक आंकड़ा मान लिया जाता है? देखिए, अगर हम सैन्य इतिहास का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि हर मिलिट्री डॉक्ट्रिन आम नागरिकों के नुकसान को एक अनिवार्य यानी अनअवॉइडेबल बुराई मानती है, एक नेसेसरी इविल की तरह। हाँ, लेकिन स्रोतों में छुपी इस हकीकत का एक और पहलू भी है जो आने वाले कई दशकों को प्रभावित करेगा। यह साइकिल ऑफ ट्रॉमा है। एक 7 साल का बच्चा जिसने अपने ही घर की छत को गिरते और अपने परिवार को खत्म होते देखा है, वो इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। आज का ये डर और ट्रॉमा कल का गुस्सा बनेगा, जो आगे चलकर और हिंसा को जन्म देगा। एग्जैक्टली। युद्ध सिर्फ इमारतें नहीं गिराते, वो आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता को आकार देते हैं। इन्हीं मलबों से ही भविष्य के टकराव की बुनियाद रखी जाती है। राइट। इस पूरे रीजन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ बॉर्डर्स पर तय नहीं हो रही, बल्कि उन अस्पतालों के बिस्तरों पर तय हो रही है जहां मोहम्मद जैसे बच्चे लेटे हुए हैं। ये साइकिल ऑफ वायलेंस और इसका मनोवैज्ञानिक असर सच में सोचे जाने लायक है। और इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा जटिल और भी ज्यादा धुंधला बनाता है वो तरीका जिससे हम तक जानकारी पहुंच रही है। आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, चलिए वापस इसी मशखरा गांव की तरफ चलते हैं, क्योंकि स्रोत हमें इस एक छोटे से गांव के 2 बिल्कुल विपरीत नजरिए दिखाते हैं। और यहाँ से समझ आता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी जानकारी का युद्ध आखिर कैसे लड़ा जाता है। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। आज के दौर में युद्ध का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर नहीं बल्कि स्क्रीन्स पर लड़ा जा रहा है। नैरेटिव्स में। हाँ, नैरेटिव्स में और सोशल मीडिया फीड्स में। मशघरा गांव इस नैरेटिव वॉरफेयर का सबसे सटीक उदाहरण बनकर उभरा है, जहां हकीकत दोनों पक्षों के लिए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार तय की जा रही है। तो पहले हम जमीनी नजरिए की बात करते हैं। बीबीसी और जमीनी रिपोर्टर्स के अनुसार मशघरा अब एक भूताहा शहर यानी गोस्ट टाउन जैसा लगता है। जिंदगी वहां ठहर सी गई है। बिल्कुल। टूटे हुए घर, बिखरा हुआ मलबा। एक स्थानीय नगरपालिका के सदस्य हैं अहमद, उनसे स्रोतों ने बातचीत की। अहमद ने कहा, मैं हिजबुल्लाह का सदस्य नहीं हूं, लेकिन गांव का हर व्यक्ति रेजिस्टेंस के साथ खड़ा है और दुश्मन किसी को नहीं बख्श रहा है। और आपको पता है, उनका ये इंटरव्यू बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि तभी आसमान में फाइटर जेट्स की आवाज गूंजी और एक बड़ा धमाका हुआ। बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी आया था उस विस्फोट का। हाँ, वही। इस नजरिए में डर है, तबाही है, धूल है और आम लोगों का बेइंतहा गुस्सा है। अब देखिए, इस नजरिए के ठीक विपरीत सैन्य नजरिए पर ध्यान देते हैं। इसी मशगरा गांव के लिए इजरायली सेना ने अपने आधिकारिक चैनल्स पर एक ड्रोन का एरियल फुटेज जारी किया। वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट और इंफ्रारेड फुटेज था वो। ऊपर आसमान से एक इमारत पर टारगेट को लॉक होते देखा जा सकता है उसमें। उनका दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को निशाना बनाया क्योंकि वहां आतंकवादी गतिविधियां देखी गई थी। और उनका बयान क्या था? वह बयान बिल्कुल फ्लैट और कंक्लूसिव था कि आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। स्रोत हमें एक ही समय पर एक ही जगह की 2 बिल्कुल अलग हकीकतें दिखा रहे हैं। बिल्कुल विपरीत।
एक कैमरा जमीन पर है जो मलबे, खून, रोते हुए बच्चों और गुस्से में भरे आम नागरिकों को दिखा रहा है, और दूसरा कैमरा हवा में है, ड्रोन पे लगा हुआ, जिसमें ना धूल है ना आवाज है, सिर्फ एक क्रॉस हेयर और एक थर्मल इमेज है, जिसे सक्सेसफुल स्ट्राइक बताया जा रहा है। यही तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की असली रणनीति है। इसके पीछे एक पूरा मीडिया और साइकोलॉजिकल साइंस काम करता है। वो कैसे? जब आधुनिक सेनाएं ड्रोन का इंफ्रारेड और ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जारी करती हैं, तो उनका उद्देश्य युद्ध को सैनिटाइज करना होता है। सफेद पोशी देना। हाँ, वो इस घटना को एक वीडियो गेम जैसा बना देते हैं, जहां टारगेट सिर्फ एक निशाना लगता है, कोई इंसान या परिवार नहीं। इससे देखने वाले के मन में एम्पैथी यानी सहानुभूति पैदा नहीं होती। तो आई सी। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को यह विश्वास दिलाना होता है कि हमले बिल्कुल सटीक और क्लिनिकल हैं, जबकि जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग होती है। वही तो, जमीन से आने वाले मोबाइल फोन वीडियोस में रंग होता है, चीखें होती हैं और दर्द होता है। ये फुटेज सहानुभूति और गुस्सा दोनों अपने चरम पर पहुंचा देता है। तो अगर स्थानीय लोगों की रिपोर्ट और सैन्य रिपोर्ट एक दूसरे से इतनी विपरीत हो, तो कूटनीति या डिप्लोमैट्स आखिर किस आधार पर काम कर सकते हैं? किसी आधार पर नहीं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो शांति वार्ता टूटी, उसका मुख्य कारण यही लगता है कि वहां कोई शेयर्ड रियलिटी बची नहीं है। कोई साझा सच्चाई नहीं है। अब जब दोनों पक्ष एक टेबल पर आते हैं तो कम से कम बेसिक फैक्ट्स पर तो सहमत होना जरूरी है ना। लेकिन जब एक पक्ष की नज़र में वो एक प्रिसिजन मिलिट्री स्ट्राइक है और दूसरे पक्ष की नज़र में सिविलियन मैसेकर, तो दोनों पक्ष एक दूसरे को सिर्फ झूठा ही मानेंगे। ऐसे माहौल में कूटनीति काम कर ही नहीं सकती। आखिर रास्ता बचता ही क्या है? स्रोतों के इस पूरे विश्लेषण से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि डिप्लोमेसी की नाकामी का मूल कारण यही नैरेटिव्स का टकराव है। युद्ध आज सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी के नियंत्रण से लड़ा जा रहा है। जब सच्चाई के दो बिल्कुल अलग वर्जन जमीन पर चल रहे हों, तो कोई भी बाहरी मध्यस्थ, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, एक ठोस समझौता नहीं बना सकता। तो स्रोतों की इस पूरी चर्चा को देखने के बाद अब हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं। बिल्कुल। ये साफ है कि अप्रैल का सीजफायर अब केवल इतिहास का एक छोटा सा पन्ना बनकर रह गया है। वो टूट चुका है और टकराव एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां तकनीक जैसे कि इनविजिबल फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स, उन्होंने पुरानी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है। हाँ, और इस तकनीकी युद्ध की सबसे भारी कीमत जमीन पर मोहम्मद जैसे आम बच्चे और परिवार चुका रहे हैं। आज के दौर में युद्ध सिर्फ सरहदों पर फिजिकल फॉर्म में नहीं लड़े जाते, उनका प्रभाव हर जगह होता है। इनका प्रभाव ग्लोबल डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस और जानकारी के साझा होने के तरीकों पर तुरंत पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और यही स्रोतों से हमें मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है। हर एक स्रोत, चाहे वो मिलिट्री बयान हो या सिविलियन इंटरव्यू, हमें इस कॉम्प्लेक्स पजल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। और असलियत उनके बीच में होती है। अपनी इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोतों में छिपी एक ऐसी जानकारी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो शायद मेन हेडलाइंस में कहीं खो गई। वो क्या है? हमने नए ड्रोन्स और मानवीय कीमत की बात की, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल ही के कुछ स्ट्राइक्स ब्यूफोर्ट कासल के ठीक आसपास हुए हैं। ब्यूफोर्ट कासल, एक बेहद अहम ऐतिहासिक धरोहर। हाँ, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये एक 900 साल पुराना किला है जिसे यूनेस्को ने इस क्षेत्र के सबसे बेहतरीन मध्यकालीन यानी मिडीवल धरोहरों में गिना है। इसने इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। इस किले ने सदियों का लंबा सफर तय किया है। इसने क्रूसेडर्स के युद्ध देखे हैं, ऑटोमन्स का दौर देखा है, और ना जाने कितनी सेनाओं की तलवारें और तोपों के गोले झेले हैं। और ये इन सब को सहते हुए सदियों से जमीन पर मजबूती से खड़ा रहा है। ये इतिहास का एक जिंदा दस्तावेज है जो बताता है कि साम्राज्य आए और गए, लेकिन ये किला वहीं का वहीं रहा। और इसीलिए इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है, जिसके बारे में कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए। वो क्या? जो 900 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर सदियों की लड़ाइयाँ और समय की मार झेल कर भी खड़ी रही, आज वही धरोहर एक आधुनिक रिमोट से चलने वाले ड्रोन और प्रिसिजन मिसाइल्स के क्रॉस हेयर्स में आ गई है, यानी निशाने पर है। तो सवाल ये है कि अगर ये लगातार बदले की आग इसी तरह भड़कती रही
तो क्या इन आधुनिक युद्धों में सिर्फ बेगुनाह लोग ही नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र का इतिहास, यहाँ की सांस्कृतिक पहचान और सदियों पुरानी विरासत भी हमेशा के लिए मिटने के कगार पर खड़ी है? कहाँ रुकेगी ये आग, जब इसके रास्ते में आने वाली हर पुरानी और नई चीज बस मलबा बन रही हो?